हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टैटिकल जीके की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित पूरे दमखम के साथ, पूरी मजबूती के साथ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ। हर एक क्वेश्चन को समझेंगे बहुत बेहतर तरीके से और हर एक क्वेश्चन के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे नहीं पढ़ाएंगे जैसे एमसीक्यूज पढ़ा रहे हैं, बल्कि ऐसे पढ़ाएंगे जैसे थ्योरी ही पढ़ रहे हो। यानी हम एमसीक्यूज के माध्यम से थ्योरेटिकल तरीके को क्लैरिफाई करते चलेंगे और हम बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन उनसे जुड़ी हुई ऐसे तथ्यात्मक बातों की, कुछ ऐसी सीक्रेटफुल बातों की जो हमें आज तक पता नहीं है। बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द केस, बिहाइंड द थ्योरी बात करने वाले। सो प्लीज गिव मी द राइट आंसर। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? नर्मदा, महानदी, सोन या नेत्रावती? जल्दी से बताओ भाई। रॉक क्लासेस, गुड आफ्टरनून। अरे सर गुड आफ्टरनून। रीजनिंग वाले सर हमारे चैनल पर रीजनिंग का धमाका देकर जा चुके हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षक के पद पर तैनात हैं। और आज का उनका वादा है स्टूडियो में आने का। अगर वो स्टूडियो में आए तो मैं आपकी मुलाकात उनसे कराऊंगा। और आप में से बहुत से बच्चे जानते भी होंगे रॉक क्लासेस यानी संदीप सर, जो रीजनिंग एक्सपर्ट, आपको गोल्डी सर से पहले रीजनिंग करा के जा चुके हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षक के पद पर तैनात। अंजू रानी जी कह रही फर्स्ट का आंसर होगा, शिवा राजपूत जी आंसर, अनुराग केसरी जी का आंसर, संजीव कुमार जी का आंसर, अजयराज गौतम जी कह रहे हैं आई फर्स्ट राइट। ओके, चलिए देख लेते हैं फर्स्ट राइट। बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी बच्चों ने आंसर करा है ए आंसर, तो बिल्कुल बढ़िया आंसर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नर्मदा। अच्छा, एक बात आपको और बताऊं दोस्तों, अगर नर्मदा की हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, नर्मदा की बात करते हैं, तो नर्मदा के बारे में बहुत सारे तथ्यात्मक चीज़ें हैं। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहती है। ये नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है? ये नर्मदा नदी भैया अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। अरब सागर में किस जगह गिरती है सर जी? ये गिरती है खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है। ये क्या बनाती है? ये बनाती है भैया ज्वार नदमुख। ये डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती है भैया? ये ज्वार नदमुख बनाती है। बात समझ में आई? तो पश्चिम की ओर बहती है, अरब सागर में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है, ज्वार नदमुख बनाती है। और इसी को ही दोस्तों, इसको रेवा या कुंवारी कन्या के नाम से जानते हैं। कुंवारी कन्या के नाम से, कन्या के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। इसको रेवा के नाम से या कन्या, इसको कुंवारी कन्या के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये एक ऐसी नदी है जो खड़े ढाल से बहती है, पहाड़ियों के मध्य बहती है, पहाड़ियों के मध्य से बहती है। और कौन सी पहाड़ियों के भैया? संगमरमर। संगमरमर, वो वाला पत्थर जिसका ताजमहल बना है, वो पत्थर जिसका ताजमहल बना है, उस पत्थरों की पहाड़ियों के बीच में से होकर बहती है, लहराती बलखाती। कहाँ पर जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में जाकर गिरती है। सर बैकग्राउंड को ब्लैक करें, सही से नहीं दिख रहा है भाई। अब मैं नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी है। वर्तमान में जो है आप उसको झेलिएगा। अगली सेशन में, मतलब अगली वीडियो में मैं पीपीटी का कलर ब्लैक ही रखूंगा। चलो एक बार मैं देख लेता हूं प्रयास करके, थोड़ा सा रुकिएगा। मैं देखता हूं अगर कलर आपका और कुछ चेंज हो पाता है। नहीं है भाई, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप इसी को देखिएगा। ये है वो खड़ी पहाड़ी, ये वो खड़ी पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां? ये मित्रों, ये वो पहाड़ियां हैं, ये संगमरमर की पहाड़ियां, ये संगमरमर की पहाड़ियां। ये ही वो संगमरमर जिसका ताजमहल बना है, जिसको 7 अजूबों में से एक माना जाता है। वही ताजमहल जिसको उसके पति ने, किसके पति ने? मुमताज के पति ने अपनी प्रिय पत्नी, अपनी प्रतिमा मुमताज की याद में बनवाया था। मुमताज़ की जो मौत हुई थी प्रेगनेंसी के दौरान हुई थी भैया।
ये नर्मदा नदी है, ये किधर की तरफ को बह रही है, इधर बह रही है, भारत के नक्शे में देख लीजिएगा। यानी एक एक चीज आपकी क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली हैं। और एक बात आपको बताएं दोस्तों, एक ऐसी कहानी और एक ऐसी कथा और बहुत ही शानदार बात आपको बताने वाला हूं। क्या आपको पता है, देखिए साइंस क्या कहता है वो बात अलग है, लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं नर्मदा नदी के फैक्ट के बारे में, तो नर्मदा नदी उल्टी बहती है। नर्मदा नदी उल्टी बहती है। और ये उल्टी क्यों बहती है और इसको कुंवारी कन्या क्यों कहा जाता है, इस बात को अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये उल्टी क्यों बहती है और इसको कुंवारी कन्या क्यों कहा जाता है। देखिए नर्मदा नदी जो पश्चिम की तरफ बहती है वह उल्टी बहती है। इसके पीछे की एक कहानी है। इसके पीछे क्या है दोस्तों, एक कहानी है। जैसे गंगा को एक माता माना जाता है, ऐसी नर्मदा को भी ऐसा माना जाता है। जब गंगा में 20 बार नहा लेना और नर्मदा में 1 बार नहा लेना बराबर है, ऐसा बताते हैं भारत के कुछ ग्रंथ। तो भारत का एक ग्रंथ है किविंद, भारत का एक ग्रंथ है किवदंती ग्रंथ में यह बताया गया है कि नर्मदा एक लड़की थी, किसी राजा की, कुमुद राजा की लड़की थी। और राजा कुमुद ने कह दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा जो मेरी बेटी को गुलबाग वली का फूल लाकर देगा। क्या लाकर देगा भाई, गुलबाग वली का फूल लाकर देगा। तो ये बात पता चलती है राजा सोनभद्र को। राजा सोनभद्र गुलबाग वली का फूल लाकर दे देता है और रिश्ता तय हो जाता है किसका, नर्मदा का और सोनभद्र का। लेकिन सखी सहेली होती है, दासी के रूप में काम करती है साथ में किसकी, नर्मदा की सखी सहेली। अब दोनों साथ रहती हैं, काफी दिन हो जाते हैं रिश्ता तय हुए को। कहती है नर्मदा कि मुझे सोनभद्र से मिलना है, जाकर कह दो कि नर्मदा मिलना चाहती हैं। तो उसकी सखी सहेली सोनभद्र के से मिलने के लिए चली जाती है और जाती है रानी के भेष में। उसकी सखी को देखकर राजा सोनभद्र का दिल पिघल जाता है। जब राजा सोनभद्र का, ये देखिए कहानी है किवदंती ग्रंथ की, ये आपको जाननी जरूरी है कि इसको कुंवारी कन्या क्यों कहा जाता है। जब वो उसके पास जाती है, किसके पास, सोनभद्र के पास जाती है, सोनभद्र इसको रानी समझ लेता है और रानी समझ के अपनी सारी दिल की बातें उसके सामने रख देता है। और वो उसका दिल भी राजा को देखकर, उसकी मजबूत बाजुओं को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर, उसके चेहरे को तेज को देखकर उसका दिल भी पिघल जाता है। और वह सखी जो कभी सखी हुआ करती थी सौतन बन जाती है, मतलब शादी कर लेती है, किससे, सोनभद्र से शादी कर लेती है। समय बीत जाता है। समय बीतने के बाद जब पता नहीं चलता कि आखिरकार क्यों सोनभद्र नहीं आए, तो भैया वो सोनभद्र को ढूंढने निकल जाती है। और जब उसके महल में पहुंचती है, जब उसके आवास गृह में पहुंचती है, तो दोनों को एक साथ सोया हुआ पाती है। वहां से नाराज होकर ये उल्टी चल देती है। तो वहां से ग्रंथ में बताया गया है कि सोनभद्र से नाराज होकर ये उल्टी चली थी, इसलिए पश्चिम दिशा की तरफ को बहती है। इसलिए ये पश्चिम दिशा की तरफ को बहती है। दूसरा, और तभी दृढ़ निश्चय ले लिया था किसने, नर्मदा नदी ने, कि जिंदगी में मैं कभी शादी नहीं करूंगी और हमेशा कुंवारी ही रहूंगी। इसलिए नर्मदा नदी को कुंवारी कन्या के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए नर्मदा नदी को कुंवारी कन्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में रेवाखंड के नाम से, रेवाखंड में इसका जिक्र किया गया है, रेवाखंड ग्रंथ में इसका जिक्र किया गया है। इसलिए इस नदी को हम रेवा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी, पूर्व से पश्चिम दिशा में, ये हिंदू धर्म ग्रंथों की कहानी है भाई। तो पता चला नर्मदा की कहानी के बारे में आपको क्लियर हुई। बढ़ते हैं अगले, चलिए नर्मदा जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदा जिसको रेवा के नाम से भी जाना जाता है और मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी। भाई ऐसी ऐसी मजे की बात बताता रहूंगा मैं आपको, लेकिन सेशन को शेयर करना पड़ेगा, सभी बच्चों को बुलाना पड़ेगा। क्लास में नंबर ऑफ वॉचिंग अच्छी रहनी चाहिए। जय हो नर्मदा मैया की। चलिए देखिए, एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नर्मदा नदी के किनारे प्रमुख नगर जो बसे हैं उनकी बात मैं करता हूं, तो जबलपुर इसके किनारे बसा है। जबलपुर, बड़ोदरा, होशंगाबाद और आपका ओमकारेश्वर, होशंगाबाद, बड़ोदरा और आपका जबलपुर, ये किसके किनारे बसे हैं, आपके रेवा के किनारे, नर्मदा के किनारे, कुंवारी कन्या किनारे। मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है कौन, नर्मदा। इसकी उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। मतलब नर्मदा नदी को देखो कितने सारे नाम मिल गए। पैसा तेरे 3 नाम, परसा परसों परशुराम। पैसा तेरे 3 नाम, परसा परसों परशुराम। मतलब जब आदमी के पास पैसा नहीं होता तो उसको लोग कहते हो परसा कहाँ जा रहा है,
तो जैसे पैसा थोड़ा आता है तो लोग कहते हैं अरे परसू कैसे हो भैया, लेकिन जब उसके पैसे पास पैसा पूरा आ जाता है तब उसको क्या कहा जाता है, अरे परशुराम जी घर पे हैं क्या। भैया जैसे पैसे के 3 नाम है ना, पैसे तेरे 3 नाम, परसा परसु परशुराम। ठीक भैया, इसके नाम भी बहुत सारे हैं। इसको रेवा के नाम से, कुंवारी कन्या के नाम से, नर्मदा के नाम से और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से इसको पुकारा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से इसको पुकारा जाता है। मैकाल पर्वत की अमरकंटक शिखर से, मैकाल पर्वत की अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है और नर्मदा नदी मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। कैसी नदी है भाई, एक प्रमुख नदी है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलती है। नर्मदा नदी की लंबाई पूछ ली जाए तो कितनी है, 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर का सफर तय करके खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में जा गिरती है, अपना जल वहां जाकर गिरा देती है, अपने आप को समर्पित कर देती है। किसको, अरब सागर को। अरब सागर की रानी कौन से द्वीप को कहा जाता, बताओ भाई कमेंट बॉक्स में। अच्छा, पेन का कलर चेंज कर लें, देखो भी अब चमक रहा है क्या, अभी चमका पेन का कलर। अभी चमका पेन का कलर या नहीं चमका, बताओ जी। गुड मॉर्निंग जी, नरगिस बेगम जी गुड मॉर्निंग, रचना सिंह जी, ओहो बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर, बहुत खूब। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। बस फटाफट इस सेशन को आज पार उतार दो, 50 के पार, अब की पार 50 के पार, जल्दी से। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, चेन्नई, कटक, बेंगलोर या क्लॉन कहां पर है। शायद ये पीला कलर ज्यादा अच्छा रहेगा, आज कुछ बैकग्राउंड का कलर अच्छा नहीं लिया मैंने, नहीं अच्छा। कोची, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये किसने कहा, राजन साहू जी ने, अरे वाह बहुत बढ़िया, क्लैपिंग फॉर यू। राजन साहू जी कह रहे सर कोची को कहा जाता है अरब सागर की रानी, बिल्कुल सही कहा आपने। आरती कह रही है रचना नवीस को, ओहो आपस में वार्तालाप चल गए आपको, आप लोगों के। चलिए देखिए, बताओ भाई केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है। आप लोगों का आंसर आ चुका है बी 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 बी, और जो लोग सी कह रहे हैं पक्का मार पड़ेगी उन पे। आंसर है कटक, कहां पर है, कनक कनकते सोगुनी मादिकता अधिकाय वापाए बोराए जगिया खाए बोराए। बताओ कौन से अलंकार का उदाहरण है, जल्दी से आंसर करें। देखिए CRRI, CRRI आपका कहां पर स्थित है, कटक में स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में स्थित है, कहां पर है, उड़ीसा के कटक में। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI फसल सुधार और संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में बुनियादी प्रौद्योगिक और अनुकूलित शोध कार्य करता है, ताकि विभिन्न चावल पारिस्थितिकी प्रणालियों में चावल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और स्थिर रखा जा सके, चावल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और स्थिर रखा जा सके। कटक भारत के उड़ीसा राज्य में कटक जिले में स्थित एक जगह है। यमक अलंकार का, अरे वाह क्या बात है भाई, देख लो भी मजा आ रहा है, मतलब हिंदी भी पढ़ रहे हो और ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। गुड नून जी, गुड नून। तृप्ति गौर जी काफी देरी कर दी आने में। चले, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा था, बताओ भाई किसने संस्कृत व्याकरण को लिखा, ये आपको बताना है। चलिए पेन का कलर मैं हल्का चेंज कर लेता हूं, नोट्स ओपन कर लेता हूं, जिससे कि आपको पेन के कलर में दिक्कत ना हो। आपको बार बार पेन के कलर को देखने में दिक्कत हो रही थी ना, अब नहीं होने की। चलिए भाई, अब आपको दिक्कत नहीं होगी, आंसर करें फटाफट जल्दी। ठीक है, इसको बताओ निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण को लिखा था, किसने संस्कृत व्याकरण को लिखा था, ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर करिएगा। बताओ भाई, कालिदास, चरकी, पाणिनि या आर्यभट्ट। कालिदास कालिदास कालिदास, कुछ लोग कह रहे हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, चाइना में राइस, हाँ बिल्कुल सही कहा। चावल के बारे में चाइना को जाना जाता है, और सबसे पहले किताब छापने के बारे में चाइना को जाना जाता है, और सबसे पहले छपाई के बारे में चाइना को जाना जाता है। विश्व में पहले नंबर पर जनसंख्या के रूप में चाइना को जाना जाता है। धरती के अंदर सबसे लंबी सुरंग बनाने के रूप में चाइना को जाना जाता है। और चाइना
वालों ने अभी एक नया करिश्मा दिखाया। सी सी सी, पाणिनि बिल्कुल सही आंसर है। पाणिनि वालों बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। पाणिनि बिल्कुल सही आंसर। आप तो सही चमक रहा भाई, अब तो आपको दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे से। पाणिनि ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया दोस्तों, ये है वो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के जनक किसको माना जाता है? पाणिनि को माना जाता है। इन्होंने संस्कृत को एक व्याकरण रूप दिया। मतलब संस्कृत पहले तो थी, लेकिन व्याकरण के रूप में संस्कृत को कम लोग जानते थे। संस्कृत को व्याकरण रूप में लोगों के सामने पेश करने वाले पाणिनि को मैं सैल्यूट करता हूं, जिसने भारत की मूल भाषा को लोगों के दिलो दिमाग तक व्याकरण के रूप में पहुंचाने का काम किया। जी राधे राधे आकांक्षा गुप्ता जी, स्वागत है आपका। काजल केसरी जी, पाणिनि बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। देखिए यहां देखें, देखो भाई, ये जो पाणिनि है, पाणिनि ने 700 ईस्वी पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणीय हुए हैं और इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? गांधार में हुआ था। व्याकरण का नाम, इनकी व्याकरण का नाम क्या है दोस्तों? अष्टाध्यायी। इन्होंने जो व्याकरण लिखी थी वो अष्टाध्यायी कहलाती है, जिसमें 8 अध्याय थे। कितने अध्याय थे दोस्तों? 8 अध्याय थे और लगभग 4 सहस्त्र इसमें शामिल थे। सहस्त्र सूत्र इसमें शामिल थे और संस्कृत भाषा को व्याकरण समस्त रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है। इसलिए तो इसको संस्कृत का जनक माना जाता है, संस्कृत व्याकरण का। रचना चाइना का सिनोनियम्स कोरोना है। अरे वाह, ये बात आपने कल भी कहा था, चाइना का सिनोनियम्स कोरोना होता है। चलिए कुछ भी कहे जाइएगा। बढ़िया, आगे देखो। संस्कृत व्याकरण का क्रमबद्ध इतिहास पाणिनि से आरंभ होता है और व्याकरण शास्त्र का वृहद इतिहास किंतु महामुनि पाणिनि और उनके द्वारा प्रणीत अष्टाध्यायी ही इसका केंद्र बिंदु है। पाणिनि ने वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों के लिए अष्टाध्यायी की रचना की। अपने लगभग 4000 सूत्रों में उन्होंने सदा के लिए संस्कृत भाषा को परिनिष्ठित कर दिया। अब एक बात आपको बताएं दोस्तों, यहां जो मैंने अब तक बात आपको बताई, इसमें आपने सुना होगा, एक गाना आपने सुना है, आपने अगर मूवी देखी है पूरब और पश्चिम, देखिए पूरब पश्चिम। पूरब पश्चिम में जो प्राण कहता है मनोज कुमार की तरफ को इशारा करते हुए, नहीं मानता मैं उस देश, अब उस देश को अपना देश, क्या दिया है उस भूखे नंगे देश ने मुझे। तो तब बात कहता है मनोज कुमार और अपने भारत की खासियत बताता है। वो कहता है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। मतलब दशमलव भी भारत ने दिया और जीरो भी भारत ने दिया, शून्य भी भारत ने दिया। तो शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट भी इसमें ऑप्शन में दिए, आर्यभट्ट शून्य का आविष्कार किया। तो ये आपने सुना होगा। बताओ भाई आगे, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य धारा अंत में गंगा में नहीं मिलती? बताओ भाई, कौन सी मुख्य धारा ऐसी है जो अंत में गंगा में नहीं मिलती? बताओ कौन सी ऐसी है? थैंक यू सो मच अंजू रानी जी। मेरा उद्देश्य रहता है कि सॉन्ग के माध्यम से या किसी कथन के माध्यम से या किसी फैक्ट के माध्यम से या किसी घटना के माध्यम से आप लोगों को चीजें याद दिलाई जा सके। थैंक यू सो मच बेगम जी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य धारा अंत में गंगा में नहीं मिलती? अलकनंदा, बनास, मंदाकिनी या भागीरथी? कौन सी नदी ऐसी है जो सीधे गंगा में आकर नहीं मिलती? थैंक यू सो मच। चलिए बढ़ते रहो आगे और सेशन को शेयर करते रहो, मजा तभी आएगा। बी 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 आंसर, बी बनास, बहुत, बी फॉर बनास बिल्कुल सही आंसर करा है। बी फॉर बनास बिल्कुल सही आंसर है। बनास देखिए, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी ये सब गंगा नदी की सहायक नदियां हैं।
ये किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। और अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलती हैं, मुझे उस जगह का नाम बताओ भाई। अलकनंदा और भागीरथी जिस जगह पर जाकर मिलती हैं, जिस जगह पर इन दोनों बहनों का मिलन होता है, उस जगह का नाम बताओ। बनास बिल्कुल सही है, आंसर करिएगा। ये देखिएगा, मैं आपको पूरी थ्योरी दिखा रहा हूं यहां से। देखो भाई, यहां से आप देखोगे ये जो बड़ी लाइन चल रही है पूरी, ये गंगा नदी की चल रही है, जो हमारी राष्ट्रीय नदी है। कैसी नदी? हमारी राष्ट्रीय नदी है। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा जहां पर मिलती है वो कहलाता है देवप्रयाग। ये कहाँ मिलती है? यूके में मिलती है, मतलब उत्तराखंड में मिलती है। कहाँ मिलती है? यूके, उत्तराखंड, ठीक है। और ऋषिकेश, हरिद्वार, इधर सहारनपुर, कन्नौज होती हुई, कन्नौज या बरेली, रामगंगा आकर बरेली में, गंगा में आकर मिल जाती है। इधर सिरसा क्षेत्र में प्रयागराज, बांदा। और ये यमुना नदी जहां पर आकर मिलती है, यमुना नदी जहां पर आकर मिलती है उसको कहते हैं प्रयागराज। क्या कहते हैं भाई? प्रयागराज। और इसी को संगम स्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसी को दोस्तों संगम स्थल भी कहा जाता है। सीधे नीचे से आकर गंगा में मिलने वाली टॉन्स नदी है, सोन नदी है। क्लियर हुआ सभी का? बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताएं। जिस धातु के लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं वह धातु है जिंक, चांदी, कॉपर या एल्यूमिनियम। ये क्वेश्चन मैंने साइंस का डाला है आप लोगों के लिए, स्पेशल आपके लिए डाला है। ये करना क्या है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कल सुमन दुबे जी ने दिया था, अंजू रानी ने दिया था, राजकुमार राज ने दिया था। कमेंट बॉक्स में आप लिखोगे और मैं उस कमेंट बॉक्स को आपके सामने कल शो करके दिखाऊंगा। आपके सामने कल मैं उसको शो करके दिखाऊंगा। ये तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्या है इसका आंसर, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये जरूर लिखा करो, सर आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है। जिसका आंसर सबसे बढ़िया होगा उसका नाम मैं घोषित करूंगा, उसका फोटो भी दिखाने का प्रयास करूंगा आप सभी लोगों के सामने। जिंक जिंक कह रहे हो, लेकिन अभी आंसर नहीं बताऊंगा। कभी आप कहने लगो आंसर बता दो सर, आंसर नहीं बता पाऊंगा। बढ़े आगे। पतंजलि किसके संकलन के लिए फेमस है, बताओ भाई। पतंजलि किसके संकलन के लिए फेमस है, ये आपको बताना है। पतंजलि, पतंजलि किसके संकलन के लिए फेमस है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करिएगा तेजी के साथ। पतंजलि किसके संकलन के लिए? बहुत बढ़िया, अनुराग केसरी, काजल 2525 गंगा की लेंथ है, बिल्कुल सही कहा अनुराग केसरी जी, बिल्कुल सही कहा। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत से होकर निकलने वाली सबसे लंबी नदी है भैया। जल्दी से शेयर करते रहो सभी। पतंजलि किसके संकलन के लिए प्रसिद्ध है, इसको कौन नहीं जानता। पतंजलि बाबा रामदेव की जय हो। बाबा रामदेव, तो बाबा रामदेव क्या कराते हैं भाई? बाबा रामदेव तो योग कराते हैं गुरुजी। अरे बाबा रामदेव क्या कराते हैं? बाबा रामदेव योग कराते हैं। तो बाबा रामदेव योग कराते हैं, किससे जुड़े हैं? पतंजलि से। पतंजलि कंपनी को कौन होल्ड कर रहा है इस टाइम? बाबा रामदेव जी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिएगा, जानकारी बाबा रामदेव से जुड़ी हुई। देखो उधर, योग सूत्र या योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। यह 7 दर्शनों में से एक है। 7 दर्शन होते हैं ना हिंदू में, और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्रों की रचना 3000 साल पहले पतंजलि ने की थी। इसके लिए पहले से इस विषय में विद्यमान सामग्री का भी इसमें उपयोग किया गया। योग सूत्र में चित्त को एकाग्र करके ईश्वर में लीन करने का विधान है। देखिए अगर आप ये कहने लगे सर हम तो जिम करते हैं, जिम भी योग है, तो गलत बात है। शांत जगह पर बैठकर अपने 5 इंद्रियों को काबू में करके भगवान परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को विलीन करना ही योग कहलाता है। ये किसने करा है? ये आपके योग के निर्माता बाबा पतंजलि को इसका निर्माता माना जाता है। योग गुरु बाबा रामदेव के गुरु पतंजलि या योग सूत्र के प्रतिपादक। हाँ बिल्कुल। बढ़े आगे, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है
और निम्नलिखित में से किस एक में गिरती है? बताओ भाई, लूनी नदी कहाँ जाकर गिरती है? लूनी नदी कहाँ जाकर गिरती है, ये आपको बताना है भाई। सभी लोग शेयर करो, आज थोड़ा सा सेशन को और बेहतर बनाओ जितना हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, जिम और योग में अंतर है। जिम और योग में अंतर है भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी तक देखिए 30 पीपल आर वाचिंग दिस लाइव सेशन बट ओनली 20 पीपल हैव लाइक दिस वीडियो। इसका मतलब बाकी के 10 लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई। अरे बताओ भाई, अतुल कुमार ने क्या कमी करी? क्या कमी रह गई मेरे लाड प्यार में, जो हमारी औलाद यूं हमसे खफा चल रही है? मेरे बेटो जल्दी से आंसर करो भी बच्चों, बताओ कहाँ गलती रह गई, उसको सुधारेंगे हम, या फिर लाइक की संख्या बढ़ाओ। अभी तक 29 लोग देख रहे हैं, 29 में से 20 ने पसंद किया है, तो बाकी के 9 लोगों को क्या दिक्कत है भाई? वो भी तो अभी लाइक की संख्या बढ़ाओ। सी आंसर, सी आंसर, सी आंसर। देखिए लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किस एक में गिरती है? आंसर आप लोगों ने करा, कुछ लोगों ने कचकरण कहा, कुछ लोगों ने सी आंसर दिया, कुछ लोगों ने कुछ। आंसर होगा कचकरण। कचकिरण में आंसर होगा कचकिरण में। कचकिरण में गिरती है कौन सी नदी? आपकी लूनी नदी। और लूनी नदी जो है यह अंतर्देशीय नदी है। कैसी नदी है भैया? अंतर्देशीय नदी, मतलब देश के अंदर ही निकलती है और देश के अंदर ही बह जाती है। ठीक है, लूनी नदी यह नमकीन वाले क्षेत्र है, नम के लिए जानी जाती है। और जो एक कचकरण है, कचकरण भारत प्लस पाकिस्तान, इन दोनों के बीच में विवाद का कारण है। कचकरण इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण कौन है? कचकरण है। ठीक है, जो कितने डिग्री पर है? ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है भैया। सॉरी 20 नहीं, 24 डिग्री। 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह स्थित है। भारत कहता है कि ये जगह मेरी है, पाकिस्तान कहता है कि ये जगह मेरी है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये लूनी नदी के बारे में अगर मैं जानकारी आप लोगों को मैंने पीडीएफ में लिख दी है। ठीक है, लीजिए सर पीडीएफ। लूनी नदी अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से निकलती है और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौन, राजस्थान से 330 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए गुजरात कच्छ के रण में जाकर समा जाती है। जाकर क्या कर जाती है? सो जाती है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन कौन से पूछता है? आपसे पूछेगा जोधपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो लूनी नदी। आपसे पूछेगा जालौन शहर किस नदी के किनारे बसा है? लूनी नदी। आपसे पूछेगा बाड़मेर शहर किस नदी के किनारे बसा है? लूनी नदी। आपसे पूछ लेगा अजमेर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो लूनी नदी। ठीक है, बड़े आगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है? यानी कौन सी नदी ऐसी है जो पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है? आप बताइए। पश्चिमी घाट को विश्व का जैव विविधता वाला देश का क्षेत्र कहा जाता है। मतलब डाइवर्सिटी के बारे में पूरे वर्ल्ड में नाम है भारत के पश्चिमी घाट का। और भारत के पश्चिमी घाट पर ही आप देखिए, अगर आपकी साउथ में ड्यूटी लगती है, अगर आपकी साउथ में ड्यूटी लगती है और आप काजू बादाम पिस्ता खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, आप नारियल के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, आपको काली मिर्च बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो आप लोग पश्चिम घाट को चुनिएगा। आपको बरसात बहुत पसंद है, पश्चिम घाट को चुनिएगा। और अगर दोस्तों आप मांस और मछली और मदिरा पीने के शौकीन हैं, हाँ अभी आपको हंसी आई होगी, बिल्कुल आई होगी, मांस मदिरा और मछली खाने के अगर शौकीन है तो भी आप साउथ के पश्चिम घाट को चुनिएगा, क्योंकि वहां पर मुत्थप्पन भगवान का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। मुत्थप्पन भगवान का मंदिर आपको देखने को मिलता है पश्चिमी घाट पर, कालीकट के तट के पास। मुत्थप्पन भगवान के मंदिर में, मुत्थप्पन भगवान को शिकारियों को देवता कहा जाता है और शिकारियों को देवता कहा जाता है। वहां पर मांस और मदिरा प्रसाद के तौर पे मिलते हैं। मांस और मदिरा दोस्तों प्रसाद के तौर पर वहां पर आपको मिलते हैं। कितना मजा आएगा उन लोगों के लिए जो नॉन वेजिटेरियन है। बी आंसर, बी आंसर, बी आंसर, बिल्कुल सही कहा। निम्न में से कौन सी नदी कहां से निकलती है? कावेरी से निकलती है। बिल्कुल सही कहा भाई, कावेरी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा आंसर भैया? कावेरी। साउथ की मूवी में आपने कावेरी को बहुत बार देखा होगा। कावेरी नदी का साउथ में बहुत ज्यादा जिक्र होता है।
सर बी फॉर बेस्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच आकांक्षा जी। क्वेश्चन भी बेस्ट और आंसर भी आप लोग बेस्ट दे रहे हो। मुझे लग रहा है कि हमारे जो बड़े बच्चे हैं वो समझदार हो गए हैं। आइए आपको नक्शे के माध्यम से दिखाता हूं कि कहां पर पड़ती है कावेरी नदी। ये पूर्वी घाट की नदियां हैं, यानी जो पूर्व कोरमंडल के नाम से इसको जाना जाता है, ये पूर्वी घाट की नदियां हैं, जिसमें आपकी दामोदर नदी है। और दामोदर नदी पर ही ये एक परियोजना चल रही है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर, कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी के तर्ज पर बनाई गई है। तो भैया अमेरिका में एक नदी बहती है टेनेसी नदी, अमेरिका में एक नदी बहती है टेनेसी नदी, टेनेसी नदी के तर्ज पर ही दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। और भारत में ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है, मतलब इससे बिजली भी बनती है और इससे सिंचाई का काम भी होता है और इससे बहुत सारी चीज़ों का निर्माण होता है। यहाँ पर स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगाई और ताम्रपाणी, ये सभी नदी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम कावेरी नदी की। दोस्तों कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। सदानीरा नदी किसको कहा जाता है? सदानीरा नदी उस नदी को कहा जाता है जिसमें हमेशा जल बहता हो। अक्सर सदानीरा नदी वैसे वो होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, क्योंकि हिमालय की पहाड़ियाँ ऊंची ऊंची हैं और हिमालय की पहाड़ी ऊंची होने के कारण उन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। जब वो बर्फ रात को जमती है, दिन में सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, बर्फ गर्म होती है और वो पिघलने लग जाती हैं, जिसको कहा जाता है ग्लेशियर का पिघलना। जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, पहाड़ियों के बीच में पानी के रूप में बहने लग जाते हैं और जब वो पानी के रूप में बहते हैं तो वो नदी का रूप धारण कर लेते हैं, जिसमें यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, आपकी सिंधु नदी, बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, तो ये एक कैसी नदी है? सदानीरा नदी है, मतलब इसमें हमेशा नीर बहता रहता है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है। सिमसा, हिमावती और भवानी इसकी उपनदियां हैं, मतलब इसकी सखी सहेलियां हैं, या कह सकते हैं इसकी सहायक नदियां हैं। बढ़े आगे, चलिए। और अगर इससे संबंधित जानकारी मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है, जो आपको PDF में मिल जाएगी, आप पढ़ लेना। इतनी सारी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत बेहतर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जौ का उत्पादन सर्वाधिक करने वाला देश कौन सा है? मतलब जौ एक खाद्य पदार्थ है, मतलब अनाज में आता है। जो अगर आप भारत के रहने वाले हैं और भारत में हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो आपको पता होगा जौ का प्रयोग हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार बहुत पूजा पाठ में भी किया जाता है। जब आप दिवाली के टाइम पे, दिवाली होली के टाइम पे, होली पर जिससे होली का दहन होता है, वहाँ पर भी जौ को लाया जाता है जलाने के लिए। ये हिंदू धर्म की प्रथाएं हैं। कितनी सही है कितनी गलत, इस बात का आकलन आप खुद कर लेना। धर्म के बारे में मैं ज़्यादा चिपटा करना नहीं चाहता, वरना आप लोग लिपट मरोगे मेरे साथ जो ज़्यादा धार्मिक हुए। चलिए बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, जौ का उत्पादन सर्वाधिक करने वाला देश कौन सा है? चीन, भारत, रूस या फ्रांस? जौ का उत्पादन कौन करता है? 9 का भी आंसर आप लोग कर रहे हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग आंसर करो, सेशन को एक बार शेयर करते रहो। अभी तक आंसर में सही आंसर जो आया है, सही आंसर है अब तक इसका, पूनम गौतम जी आपका बिल्कुल सही आंसर है, रूस करता है। जौ का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? रूस करता है। और रूस दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला एक देश है। रूस एक ऐसी कंट्री है जिसका क्षेत्रफल दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और रूस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, दोनों युद्ध के दौरान एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में भारत में नहीं बल्कि दुनिया में जाना जाता है। और इसके सामने अगर किसी को जाना जाता है तो वो है USA, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी दुनिया का चौधरी कहलाने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, इसकी थ्योरी को पढ़ लीजिएगा। चलिए थ्योरी के बारे में बता देते हैं आपको। देखो भाई इधर, ये आपको जो दिख रहा है ना, यहाँ पर ये दिख रही है जौ। आपको ये जौ का मतलब बाली दिख रही है, बाली बोलते हैं ना इसको, आपके यहाँ क्षेत्र में बाली बोलते होंगे। तो जो बाल होती है, बाली होती है, ये आपकी जौ की बाली है। अच्छा सही, कुछ लोग तो कह रहे हैं सर झूठ बोल रहे हैं आप, ये तो जौ की बाली नहीं है, हमारे यहाँ तो गेहूं होते हैं ऐसे। मित्रों गेहूं और जौ लगभग बाली दोनों की एक समान सी होती है, लेकिन इसमें जो तूड़ से है ना, ये इनकी लंबाई ज़्यादा होती है और गेहूं के बाली में तूड़ की मात्रा कम होती है। और इसका जो ये जो जौ है, जौ को डायरेक्ट छिलके द्वारा भी इसको उतार लिया जाता है और जौ का एक सूप बनता है जिसको कहते हैं सत्तू। एक हमारे क्षेत्र में सत्तू बोलते हैं, शरबत बनता है जो डिहाइड्रेशन की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर आपको निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन की बीमारी हो जाती है, तो आप जौ के पानी को पिएगा। हालांकि जौ के पानी को, बियर को भी जौ का पानी बताया जाता है। कुछ लोग उसका सेवन करते हैं, मम्मी पापा को बताते हैं कि ये नशीला पदार्थ नहीं है मम्मा, इसको दुनिया पीती है। बियर तो एक बहुत अच्छी पदार्थ है, पथरी को बाहर निकालता है,
डिहाइड्रेशन की बीमारी को दूर करता है और रात को नींद भी अच्छी लाता है। जी चलिए चलिए बड़े आगे भाई, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की रुख करते हैं। चलिए, ये तो मैंने जानकारी आपको पीडीएफ में दे दी, इसको पढ़ते रहना आप। सुनामी किसके कारण नहीं होती, बताओ भाई। जो सुनामी आती है वो किसके कारण नहीं होती, आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। सुनामी किसके कारण नहीं होती? तूफान, भूकंप, पानी के नीचे भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट। जो सुनामी आती किसके कारण नहीं होती? हमारे खेत में बोया जाता है जो, अरे वाह बहुत बढ़िया संजय कुमार जी, जिसके खेत में बोया जाता है तो उसको तो पता होगा कैसा होता है, निर्जलीकरण। हाँ, निर्जलीकरण एक बीमारी है डिहाइड्रेशन की। कभी कभी जब आपको दस्त लग जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, तो लूज मोशन होने के बाद शरीर का जो पानी कम हो जाता है उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन की बीमारी होना, मतलब निर्जलीकरण का होना। उस दौरान आपको बहुत सारी मतलब डॉक्टर आपको बताते होंगे, एक लिक्विड पाउडर वगैरह लिक्विड बताते हैं, पाउडर बताते हैं उसको पीने के लिए, जिससे काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। अंशु नागर जी डी आंसर करें, ज्योति देवी जी का डी आंसर, आकांक्षा गुप्ता जी का बी आंसर, बाकी सब लोग भी आंसर करते रहें, आगे बढ़ते रहें। जो लोग आंसर कर रहे हैं बी 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 बी, देखिए भाई आप लोग समझे, इसमें जो कह रहे हैं ज्वालामुखी विस्फोट, जिन लोगों ने आंसर दिया है उनका आंसर है गलत। जो लोग कह रहे हैं पानी के नीचे भूस्खलन से नहीं आता, उनका आंसर भी क्या है? गलत। ठीक है, देखिए जो कहते हैं सर तूफान भूकंप के कारण, तो भूकंप के कारण भी आती है, तो ये भी आंसर क्या है? गलत है। सही आंसर क्या है? तूफान। अब मैं आपको बताऊं, अब आप कहोगे समुद्र तूफान। समुद्र तूफान को अगर देखा जाए, मेरे अनुसार इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे डाउट्स हैं। इस क्वेश्चन को एग्जामिनर को नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि डाउट क्या है, कभी कभी तूफान भी आपने देखा साइक्लोन नाम का एक तूफान आया था, जिस कारण समुद्र में लहरें उठी, जिनको सुनामी कहा गया। भूकंप के कारण भी, जब कभी भूकंप आता है तो भूकंप के कारण धरती हिलती है, और धरती हिलने के कारण भी सुनामी आ जाती है। तो इसमें अगर सभी लोगों ने आंसर करे हैं तो आंसर सभी लोगों के सही भी मान सकता हूँ और गलत भी मान सकता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डाउट में रखिएगा। इस क्वेश्चन को लेकर मैं दोबारा डिस्कशन करूंगा आपके साथ। मेरा सही है, चलिए बहुत बढ़िया, जिसका सही है वो अपनी पीठ थपथपा ले। सही वैसे किसी का कंप्लीटली है नहीं। बताइएगा चंबल नदी का हिस्सा है, बताओ कौन सा भाई? चंबल नदी का कौन सा हिस्सा है? साबरमती बेसिन, गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, बताओ। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के वीर तूने कर दिया कमाल। आखिरकार इस गाने पर वर्तमान में बैन लगा दिया गया है। अब कहेंगे सर बैन क्यों लगा दिया गया? ये गाना बड़ा ही जोश खरोश में चलता था। बापू के संबंध में इस गाने को गाया जाता था कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के वीर तूने कर दिया कमाल। इस गाने को इसलिए रोक लगा दी गई कि हमें आज़ादी जो दी है बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिली। हमें आज़ादी लेने के लिए ना जाने कितने लोगों ने कितनी माताओं ने अपने पुत्रों को खोया है, कितनी पत्नियों ने अपने पति को खोया है, कितने भाइयों ने अपनी बहनों को खोया है, और ना जाने कितने परिवार वालों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है। मतलब बिना खड़क बिना ढाल नहीं मिली। खून बहाया है, पसीना बहाया है, जाने गई हैं, तब जाकर ही हमें आज़ादी मिली है। बहुत उत्पीड़न सहा है हमारे देश के निवासियों ने, तो कैसे हम कहते हैं कि बिना खड़क बिना ढाल दे दी हमें आज़ादी, इसलिए बैन कर दिया गया। आंसर सी आप लोग कर रहे हो, नर्मदा नदी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नर्मदा नदी को कुंवारी कन्या भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया कैसे क्यों कहा जाता है, इस बात की जानकारी आप बार बार मत पूछेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है, और यह नदी क्या काम करती है? यह नदी जानापा पर्वत से निकलती है और बाचू पॉइंट महू से निकलती है। इसका प्राचीन नाम पता क्या था दोस्तों? चरमावती। चरमावती या चरमवती के नाम से इसको जाना जाता था। किसको? चंबल नदी को। इसकी सहायक नदियां सिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुन्नू नदियां हैं। और चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? बताओ भाई। चंबल नदी खुद एक यमुना की सहायक नदी है। देखो ये सब हाथ पकड़ाती हैं चंबल को। चंबल हाथ पकड़ लेती है किसका? यमुना का। यमुना हाथ पकड़ लेती है किसका? गंगा का। गंगा किस में जाकर मिलती है? ब्रह्मपुत्र में। और ब्रह्मपुत्र जाकर किस में मिलती है? पद्मा में। पद्मा किस में जाकर मिलती है? मेघना में। और सारी मिलकर कहाँ गिरती हैं? सारी मिलकर बनाती है सुंदरवन का डेल्टा, और यह पड़ता है आपका कहाँ पर? बांग्लादेश में। जानकारी अच्छी लगी? अच्छी लगी तो एक बार शेयर कर दो फटाफट। ठीक है, बड़े आगे चलिए। डीडीटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मोस्ले, रोडोल्फ, कार्ल बेंज या डाल्टन? बताओ भाई, डीडीटी का आविष्कार किसके?
डीडीटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? मोस्ले, रोडोल्फ, कार्ल बेंज या डाल्टन? जल्दी बताओ भाई। क्या होगा? हाँ हाँ, नहीं, जी अभी क्लास, हाँ हाँ टाइम से पहले खत्म कराना सोच रहे हैं। चले, है अभी टाइम, चलिए अभी टाइम है हमारे पास क्लास को चलाने का। बढ़े आगे। अच्छा, अरे ये यहाँ कैसे आ गया? आना तो पीछे था। चलो देख लीजिएगा, जानकारी देख लो इसको। जानकारी देखो, डीडीटी पहली बात तो है क्या, जानकारी देख लो। डाइक्लोरो, डाइफाइनल और ट्रेक्लोक्लोरोथिन, ये आपका क्या है? पहला आधुनिक कीटनाशक था। यानी इसको कीटनाशक कहना गलत होगा, मेरे अनुसार तो कीटनाशक कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कीटनाशक के लिए तो इसका प्रयोग बाद में किया गया था। कीटनाशक के लिए तो इसका प्रयोग बाद में किया गया था। सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था मलेरिया के लिए, मलेरिया की बीमारी का काम करता था। बाद में इसको कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किंतु बाद में यानी 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक रूप में प्रयोग किया जाने लगा। डीडीटी की खोज 1939 में पॉल हरमन मोलर ने की थी, और वास्तविकता में इन्होंने डीडीटी के कीटनाशक के रूप में प्रयोग की खोज की, अर्थात उन्होंने खोज की डीडीटी का प्रयोग कीटनाशी के रूप में किया था। इसको मैं एक बार दोबारा अंडरलाइन करके दिखाऊं आपको, जो आपको मेन बातें हैं। एक तो आप इसकी फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। दूसरा, इसके खोजकर्ता को याद कर लीजिएगा, हरमन मोलर, ठीक है। और ये डेट आपको याद रहनी चाहिए। बस ये 3-4 बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़े आगे। एक मिनट, चलिए ये है हरमन पॉल, और ये इंसेक्ट स्प्रे बोला जाता है इसको। मैंने आपको दिखा दिया जिस प्रकार की इसकी बोरी से आती है। अभी क्या होता है, अभी किसी के खेत में अगर भिंडी बो रही हो, मिर्च बो रही हो, या बैंगन बो रहा हो, टिंडा, मूली, गाजर जो भी आपने बो रखा हो, उस खेत में अगर दवा करनी है, स्प्रे करनी है, तो उसका प्रयोग आज भी मच्छरों और खटमल जैसी चीज़ों को मारने के लिए किया जाता है। खेत में जैसे लग जाता है ना, कहते कि सर जाला हो रहा है खेत में, मकड़ी का जाला हो रहा है, तो मकड़ी के जाले को खत्म करने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और कभी कभी खाट के अंदर खटमल हो जाते हैं, बेड के अंदर भी हो जाते हैं, बेशक चाहे इसको खटमल कहा जाता हो, इन खटमल को मारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार किस में नहीं होता, ये आपको बताना है। ज्वालामुखी उद्गार जो होता है वो किस में नहीं होता, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करिएगा, जल्दी। बाल्टिक सागर, काला सागर, कैरिबियन सागर या कैस्पियन सागर? जल्दी से बताएं। पानी तो पी लें दो सर जी। यहाँ मत मारो, यहाँ मत मारो। किसका आंसर भाई? अरे भाई मित्रों, एक बात तो बताओ, मैंने तो अभी बताया था उसका। अरे कहाँ चला गया? एक मिनट, ये जो मैंने इतनी सारी थ्योरी कराई आपको, ये क्यों कराई है? ये इतनी सारी थ्योरी इसलिए तो कराई, इसमें सारी चीज़ लिखी हुई हैं। आ जाओ यहाँ पर। देखो भाई, अगर इसमें आंसर कर, अच्छा ओ आप समझा मैं, आप आंसर क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, अब मैं समझा कि आंसर आपने क्यों पूछा, यानी इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया नहीं है, ऑप्शन में वो नहीं बताया। हाँ, ये एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब ऑप्शन में हार्मन मोलर नहीं है, ये तो गड़बड़ हो जाएगी।
अगर हार्मोन नहीं है तो आप अगर ऐसी स्थिति में, हाँ सॉरी उसके लिए आरती पटेल जी, मैं बार बार ये सोच रहा हूँ कि आप लोग ऐसा क्यों लिख रहे हैं जब मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है। तो कभी कभी हो जाता है अगर ये नहीं दिया है, क्योंकि इस पर दो तीन लोगों ने वर्क किया, तो इसमें कहीं पर आपको रूडोल्स देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको कार्ल्स मैच भी देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से इस आंसर को मत मानिएगा, आंसर वही आपका हार्मन बॉल, इसमें बाई मिस्टेक नहीं डाला गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वही कह रहे हैं, सॉरी आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा पता नहीं बार बार बच्चे क्यों कह रहे हैं कि सर आगे उस पर पहुंचेगा। चलिए इसमें आंसर करो भाई। अरे और दोस्तों देखिए, क्लास खत्म होने से पहले 4 मिनट शेष बची हैं आज क्लास खत्म करने के लिए। क्लास खत्म होने से पहले मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो आपको कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना है और कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। और आप पहले उनसे मिल चुके हैं। मैंने आपको बताया था हमारे पहले नित्य क्लासेस के धुरंधर बल्लेबाजी करके जा चुके वो प्लेयर, मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमारे बीच हैं और मैं क्लास खत्म होने से पहले उनको बुलाऊंगा, इसलिए बने रहिए हमारी वीडियो में। ज्वालामुखी उद्गार किसमें नहीं होता? तो होता भी बाल्टिक सागर में नहीं होता। किसमें नहीं होता भाई? बाल्टिक सागर में नहीं होता है, बाल्टिक सागर में नहीं होता। सर जी बाल्टिक सागर का पड़ता कहाँ है? बाल्टिक सागर कहाँ पड़ता है? बाल्टिक सागर ये रहा दोस्तों, देख लीजिएगा बाल्टिक सागर को। बाल्टिक सागर ये रहा। ओहो कलर चेंज करना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगी। ये रहा बाल्टिक सागर, ये रहा बाल्टिक सागर। आ जाइए गुरुजी आ जाइए। बाल्टिक सागर दीवार देख लीजिएगा। बाल्टिक सागर उत्तरी यूरोप का एक सागर है जो लगभग सभी ओर से जमीन से घिरा है, मतलब चारों ओर से जमीन से घिरा है। कौन सा? बाल्टिक सागर। इसके उत्तर में स्कैंडिनेवी प्रायद्वीप और उत्तरी पूर्वी में फिनलैंड, पूर्व में एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में जर्मनी। मुझे लग रहा है कि आपको इंटरनेशनल मैप भी पढ़ाना पड़ेगा, मतलब वर्ल्ड मैप आपको पढ़ाना पड़ेगा। वर्ल्ड मैप को देखते आप घबरा से जाते हैं। हाँ बाल्टिक सी इज द राइट आंसर। भाई फटाफट एक बार शेयर कर दो, मात्र 4 मिनट है। 4 मिनट में कितने योद्धा? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है आपको बताना है। जल्दी से आंसर करेगा, फटाफट आंसर करेगा बहुत तेजी के साथ। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है बताओ जल्दी से। सिंधु नदी, जल्दी बताओ सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, मतलब सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, किससे मिलती है, किसको बताती है अपने जीवन की रेखाएं, जीवन की बातें बताओ भाई। अच्छा गोल्डी सर को बताती हैं। जल्दी से आंसर करें। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है किन्नौरी, लद्दाख, नेपाल या तिब्बत। हाँ जी बहुत बढ़िया भाई, बहुत खूब आंसर आना चालोगे भैया। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तिब्बत से। और एक बात आपको बताऊं, कभी कभी पूछ लेता सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो सिंधु नदी भारत में दमचोक स्थान से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? दमचोक से। और चिल्लाही स्थान से भारत से बाहर निकल जाती है। तो आप इसको याद कैसे करोगे? आप इसको ऐसे याद करोगे कि सिंधु नदी दमदमाते हुए भारत में घुस जाती है और चिल्लाती हुई बाहर निकल जाती है। दोबारा सुन लीजिएगा, सिंधु नदी, तिब्बत की सिंधु नदी भारत में दमदमाती हुई घुसती है और चिल्लाती हुई बाहर निकल जाती है, यानी दमचौक से घुसती है और कहाँ से बाहर निकल जाती है? आपकी सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर करें। हाँ चेमलुंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमलुंग ग्लेशियर से निकलती है, कैलाश मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। ठीक है, दमचौक बिल्कुल सही आंसर है। 15 का आंसर करो जल्दी से। 15 का आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। 15 का आंसर क्या होगा? बी बहुत बढ़िया, शुक्र। बिल्कुल सही बात है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है और शुक्र को ही भैया आप चमकता तारा कहते हैं। यार लिखने का टाइम मेरे पास है नहीं।
शुक्र को ही चमकता तारा कहते हैं, शुक्र को ही पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ठीक है। शुक्र को ही भोर का तारा, शुक्र को संध्या का तारा, बहुत सारे नाम शुक्र के हैं। और शुक्र है कि आप हमारे साथ इतनी संख्या में जुड़े हुए हैं। जोड़िएगा, आओ सभी को जोड़िएगा, बढ़ाइए संख्या को, मजा आएगा सेशन में। यह सबसे गर्म ग्रह शुक्र, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ओके, चलिए बढ़ते आगे। ये रहा शुक्र ग्रह, सबसे गर्म ग्रह शुक्र। शुक्र यानी वीनस यानी प्लैनेट, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। हालांकि बुध शुक्र, देखिए बुध ग्रह सूर्य के पास है जो सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है, इसलिए उससे सबसे गर्म होना चाहिए, लेकिन सूरज के इतने करीब होने के वजह से उसका वायुमंडल नष्ट हो जाता है, जबकि शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। निम्नलिखित में से किस नदी के साथ चंबल नदी का विलय हो जाता है? बनासी नदी, गंगा नदी, नर्मदा या यमुना नदी? चलिए भी अब मैं बुलाता हूँ हमारे संदीप सर की वो आए। प्लीज़ संदीप सर, प्लीज़ कम हियर। ना क्वेश्चन देखिए, मैं आपको मिलाने वाला हूँ, आप ही इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से पढ़ा कर गए हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शैक्षिक विभाग यानी शिक्षा विभाग में शैक्षणिक विभाग, शिक्षक विभाग और शिक्षा विभाग, कैसी भी आप कह लो, इसको विशेषण बना लो, विशेष्य बना लो। यानी संदीप सर जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक के तौर पे तैनात हैं, उन्होंने आपकी बहुत अच्छी तैयारी कराती, काफ़ी बच्चों का भला भी हुआ, बहुत से बच्चों की भी नौकरी लगी। तो मैं चाहता हूँ मिस्टर संदीप सर हमारे बीच आएँ और बच्चों को, सर आइए, ये है हमारे वो सर, संदीप सर। थैंक यू सर। और सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सब पूछते रहते हैं संदीप सर कौन है, कुछ लोग नए हैं, पहले पुराने जो स्टूडेंट्स हमारे वो तो जानते होंगे पहले से ही मुझे। और अतुल सर, तब से मैं इनकी क्लासेस सारे देखता रहता हूँ, सारे टीचर्स हमारे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और अतुल सर जैसे कि इन्होंने बताया, धुरंधर ये वो बहुत सारे तारीफ़ के पुल बांध रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गोल्डी सर भी बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, मैथ भी और आपका रीजनिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी और अनुराग केसरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। प्रणाम अंजू रानी जी, पूनम गौतम, सभी को धन्यवाद। यस, गुड आफ्टरनून। और बहुत अच्छी क्लास सर ले रहे हैं अभी। ईवीएस की चल रही है सर? नहीं, ईवीएस की नहीं, स्टैटिक जी की चल रही है। ओह, स्टैटिक जी के है, बहुत अच्छे से सर पढ़ा रहे थे। बीच बीच में मैं भी देख रहा था कभी कभी क्लास को। हाँ, न्यू टीचर नहीं, हम तो पुराने ही हैं। आकांक्षा गुप्ता जी, हम पुराने हैं, पहले पढ़ा के चले गए हैं, बट अभी मौका मिला आज सबको सबसे रूबरू होने का, तो आज आए हैं। देखिए आकांक्षा जी, मैं आपको बताऊं, आकांक्षा जी संदीप सर हमारे यहाँ रीजनिंग की फैकल्टी रहे हैं और संदीप सर ने ना जाने बहुत सारे बच्चों का भला किया है। पिछले सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कराए हैं, बहुत सारे बच्चों की सीटेट, यूपीटेट, रीट और मध्य प्रदेश जैसी परीक्षाओं को क्वालिफाई कराने में हमारा साथ संदीप सर ने दिया है। बहुत ही उम्दा टीचर रहे हैं और वर्तमान में सरकारी खजाने से तनख्वाह को बटोर रहे हैं और उम्मीद करता है सर अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी सैलरी भी नहीं आई है। मुझे 6-7 महीने हो चुके हैं जॉब में आए हुए, बट अभी तक सैलरी नहीं आई है। ये बड़ा ये और भी अच्छी बात है। देखिए संदीप सर, ये और भी अच्छी बात है, काश वो सैलरी आ जाती तो उठ जाती। अब कम से कम इकट्ठी होकर लाखों की तादाद में आएगी, एक अच्छा काम ऐसा नहीं है। देखिए तो सर, संदीप सर क्या बताना चाहते हैं? जैसे आपने मतलब शिक्षा विभाग में गए हो, टीचिंग आप कर रहे हो, तो बच्चों को उस बारे में बताइएगा, मतलब कि एक कैसी आपको फीलिंग रही वहाँ की? देखिए पहली बात तो ये है कि कभी भी किसी भी नई जगह जाते हैं तो थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट अजीब नहीं, एक हमें मौका मिलता है अपने हुनर को दिखाने का। और यहाँ ये जो प्लेटफॉर्म है शिक्षा विभाग में, चाहे सर कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं उस काम को, तो उसमें हम जो है हम काफ़ी जो मेहनत करके उस समाज को अपनी जो काबिलियत है उसको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, हमारा सुपर टेट क्लियर करवा दो भैया आप तो। हाँ जी बिल्कुल अनुराग जी, सुपर टेट सभी का क्लियर होगा क्योंकि सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। जितना भी कंटेंट आप लोगों को मिलता है वो सभी बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है। अच्छा, बच्चे बार बार पूछ रहे थे क्वेश्चन, में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये मेरी तरफ से नहीं है, बाकी सब लोगों की तरफ से जो लाइव देख रहे हैं, कह रहे हैं सर सरकारी स्कूल में जितने भी मास्टर हैं, सभी जो मैडम है वो सब कोई स्वेटर बुन रही होती है,
मास्टर जो है बच्चों से कोई कभी कोई बर्तन मंजवा रहा है, कुछ कुछ करवा रहा है, तो क्या सर आपकी भी ये प्लानिंग है क्या बच्चों से कराने? नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है ये। देखिए किसी की ये बस मैं नहीं कह रहा सर, ये जो सोसाइटी में चल रही हैं बातें, एक शिक्षा के प्रति उत्तर प्रदेश में काफ़ी ये शैक्षिक विभाग जो है इस बारे में बदनाम है, तो मैं चाहता हूं कि इस बारे में आप क्लेरिफाई करें। देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी की व्यक्तिगत कार्यशैली के वजह से पूरे डिपार्टमेंट को, पूरे प्रोफेशन को एक कीचड़ उछालने का काम हो जाता है, और जिसकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट, पूरा जो शिक्षा विभाग है या कोई भी अन्य प्रोफेशन है, जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है कोई गलत काम कर देता है, कोई टीचर है कोई गलत काम करता है, उसकी गलती का एहसास पूरे जो समाज है उस वो जो प्रोफेशन है, एक कैटेगरी है, जो वो विभाग है, उसको झेलना पड़ता है। इसीलिए हम जब हमारी ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था डाइट में, बदायूं में मैं पोस्टेड हूँ, और वहाँ पर हमें ये बताया गया था सब फर्स्ट टाइम जो हमारे ट्रेनर थे कि अब से पहले आपने कुछ भी किया हो, बट अब जो है आप शिक्षा विभाग के एक परिवार के सदस्य हो चुके हो, तो अब सोच समझ करके अपनी कार्यशैली को इस तरीके से बनाइएगा, अपनी छवि को समाज में, जिससे आप पूरे जो शिक्षा विभाग है उसका नाम ऊंचा हो, रोशन हो। ऐसा नहीं हो कि हमारा जो शिक्षा विभाग है उसको पूरे को झेलना पड़े आप लोगों की वजह से। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि जैसे कि आप सर बता रहे थे कि बच्चों से ये काम कराते हैं वो काम कराते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं ऐसा पहले होता था, बट अब तो सभी लोग जागरूक हैं वैसे भी, और जो आपकी जो शिक्षा का अधिकार है बच्चों का, जो आर्टिकल 21 में दिया गया है, जो मूल अधिकार में भी शामिल कर दिया गया है शिक्षा के अधिकार को, तो उसकी वजह से अब लोग वैसे भी अलर्ट हैं, और गांव में भी लोग सब जानते हैं कि किस तरीके से हमें जो है पढ़ना है, और किस तरीके से अपने काम जो है अधिकार हैं उनको पता रहता है। और हर विद्यालय में बच्चों के अधिकार जो है और सभी के जो कर्तव्य हैं वो लिखे हुए होते हैं, तो हर लोग सभी लोग उसको पढ़ते हैं, और अच्छा सर, एक अगर कोई कमी दिखती है तो उसको बताते भी हैं। समझ गया मैं सर, बिल्कुल सर ने सही कहा कि देखिए एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये आपने कहावत सुनी होगी, पर ऐसा भी होता है, सभी एक से नहीं होते। आज जो युवा पीढ़ी आज के समय शिक्षक बन रही है, पुलिस विभाग में लग रही है, उसमें काफ़ी सारी चेंजिंग देखने को मिली है। सर हमारे सभी जितने भी विद्यार्थी हैं वो आपको लाइव देख रहे हैं, आप कुछ ऐसी 2-3 बातें, आपकी एक ऐसी स्ट्रेटजी बताइएगा कि अगर आप सीटेट, सुपर टेट या आप जो भी टीटी की तैयारी कर रहे हैं उसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो क्या स्ट्रेटजी रखें, कौन सी मतलब एक क्या तरीका रहना चाहिए? मतलब सर ने क्वालिफाई किया, हालांकि मैं भी क्वालिफाई करके खड़ा हूँ, सीटेट यूपीटेट सब चीज़ क्वालिफाई हूँ, लेकिन सर मेरा पर्पज जो आज आने का था, जी सर बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमको लाइव देख रहे हैं, जो भी यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी में लगे हुए हैं, उनको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को जो है मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप इस कार्य के जो है भागी बने हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से आपने देखा भी होगा कि यूपी गवर्नमेंट में अभी काफ़ी मात्रा में भारी भरकम वैकेंसी फिर से आने वाली है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। बट सबसे पहले मैं आपसे ये एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक लक्ष्य को आप निर्धारित करिए, है ना। किसी भी जॉब में जाने के लिए, किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए आपको एक लक्ष्य बनाना पड़ता है, और लक्ष्य जैसे कि हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने बताया था कि लक्ष्य के बाद में उस लक्ष्य पर आपको पूरे लगातार कंटिन्यूअस जो है उस पर एक्वायर करना चाहिए नॉलेज को, और लगातार बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गैप कर दें, कि कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप थोड़ा पढ़ें दिन में, चाहे 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, ये डजेंट मैटर करता है, कोई मैटर नहीं करता है इस तरीके से। लेकिन अगर आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ लेते, 6 घंटे पढ़ लेते, फिर एक हफ्ते के लिए अगर आप 2-4 दिन के लिए उसमें गैप कर देते, तो वो आपका जो है एवरेज है बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये कहना की तरफ, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन विद द बेस्ट क्वेश्चन। आंसर करें भाई। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, जल्दी बताओ। इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा खफा चल रहा है, बार बार हमसे संपर्क तोड़ रहा है इंटरनेट। यकीन मानिए हमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी आपको। चलिए भी आंसर करेगा। अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय या आपका अवतार कौन सा ऐसा था जो सबसे पहला था? सर जी क्लास रुक रुक के चल रही है, अब क्या करा जा सकता है?
हमारी क्लास के साथ बहुत ज़्यादा लोचा होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है। चलिए, आज का समय सही नहीं है कह रहे हैं अजय राज जी। देखो भाई, निम्न में से भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? आदित्य, एस्ट्रोसैट, चंद्रयान 1 या अवतार? अगर मैं पहले की बात करूं तो पहला था चंद्रयान 1। कौन सा था? पहला चंद्रयान 1 था, जिसने भारत ने चंद्रमा पर भेजा था। अब बात करते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। किसके बारे में भाई? चंद्रयान 1 के बारे में। तो चंद्रयान 1 भारत का प्रथम चंद्र मिशन यानी SDSC सार श्रीहरिकोटा एक जगह है जहां से भारत के अंतरिक्ष सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया इसको, यानी इसको छोड़ा गया। अंतरिक्ष चंद्रयान के रासायनिक, खनिजीय और प्रकाश भौमिकीय मानचित्रण के लिए चंद्र सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा था। कौन भैया? ये यान जो चंद्रयान 1 था, जो भारत ने पहली बार चंदा मामा का पता करने के लिए कि चंदा मामा कहाँ पर बसे हुए हैं, ये वो चांद पर भारत, ये सबसे पहले हेडिंग आई थी न्यूज़पेपर में जब भारत ने फतह कर लिया था, चांद पर अपना हक आजमा लिया था। चांद पर भी चले गए थे भारत के लोग। चलिए आंसर करते रहें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर करो भाई। अब मुझे लग रहा है क्लास बिल्कुल सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बस शेयर करिएगा जितना हो सकता है, क्लास को शेयर कर दे रहेगा, सभी लोग को जोड़िएगा। आंसर करें। डी आंसर करा है रोहिदास कनोजे कह रहे हैं डी आंसर होगा। अजय गौतम जी कह रहे हैं सर सी आंसर होगा। क्लियर है सब? अब ओके, सब क्लियर है तो चलते रहेगा, बढ़ते रहेगा और सबको जोड़ते रहेगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या आपका तमिलनाडु में? अगर आपने सही से पढ़ा है, देखिए ये आंसर सबसे पहला और सबसे सटीक आंसर जो आया है वो किसका है? सी आंसर वाले, बिल्कुल। शोभा वर्मा जी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बीरू द्विवेदी जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बीरू द्विवेदी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंध्र प्रदेश वो जगह है जहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पड़ता है। कहाँ देखिए, यहाँ ये आंध्र प्रदेश राज्य है। ये कौन सा राज्य है? ये आंध्र प्रदेश राज्य है, ये आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र उपस्थित है। कहां पर? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये रहा। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। आप लोग अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार कंपटीशन लॉन्च किया है, एक बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन लॉन्च किया है। कंपटीशन क्या है? कौन बनेगा टीचर। कौन बनेगा टीचर से कंपटीशन स्टार्ट होगा, जिसमें महा मुकाबला कराया जा रहा है। लाइव सेशन रहेगा और ये सेशन रहेगा दोस्तों संडे को। कब रहेगा? संडे को ये सेशन रहेगा। ओनली ऑन किस पर रहेगा भैया? लेट्स क्रैक टीईटी। लेट्स क्रैक टीईटी पर आप इसको देख सकते हैं, जो हमारा दूसरा चैनल है लेट्स क्रैक टीईटी पर। टाइम इसका सुबह 10 बजे से होगा। टाइम सुबह 10 बजे से इसका होगा, सुबह 10 बजे से। और अगर आपके मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड किए हुए हैं तो आप जूम ऐप के माध्यम से वीडियो कॉल करके हमारे इन क्वेश्चन का जो हम पूछेंगे उनका आंसर दे पाते हो तो आपको इसमें बहुत अच्छे से इनाम भी मिलेंगे। यानी नित्य क्लासेस की टी शर्ट आपको प्रोवाइड करी जाएगी, कोर्स प्रोवाइड करे जाएंगे और एक ट्रॉफी भी आपको दी जाएगी। ये देखिए क्या क्या है आपको बता दूं मैं। ये पूरा फर्स्ट प्राइज में विनर को एक ट्रॉफी दी जाएगी और नोट्स दिए जाएंगे।
विनर को एक ट्रॉफी और एक नोट्स दिया जाएगा, ये ट्रॉफी होगी और नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। सेकंड प्राइज वाले को एक टी शर्ट और बुक मिलेगी, टी शर्ट और बुक दी जाएगी। थर्ड प्राइज वाले को बुक दी जाएगी नित्या क्लासेस की तरफ से। तो दोस्तों इसको जरूर देखिएगा, आपके लिए संडे में लेकर आ रहे हैं हम लाइव सेशन, कौन बनेगा टीचर, कौन बनेगा टीचर में जरूर भाग लीजिएगा। चलिए, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। मतलब इसरो के द्वारा जो प्रक्षेपण किए जाते हैं किसी सैटेलाइट का, वो यहाँ से किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसे श्रीहरिकोटा रेंज या श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है और इसे श्रीहरिकोटा रेंज या श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग रेंज के नाम से भी जाना जाता है। 2002 में इसरो के पूर्व प्रबंधक और वैज्ञानिक सतीश धवन के मरणोपरांत उनके सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया था, यानी क्या रखा गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र रखा गया था। ठीक है, बढ़ो आगे। ये वो पिक्चर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसरो का ही एक प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहीं से मिसाइलें, यहीं से अंतरिक्ष में सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती हैं। और भारत ना केवल अपने देश की सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा है बल्कि दुनिया भर की, उसमें अमेरिका की, रूस की और तुम्हारा और भी ना जाने कितने देशों की सैटेलाइट को भारत ने लॉन्च किया है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, सैटेलाइट तो वो भी लॉन्च करते हैं लेकिन भारत कम कीमत में लॉन्च अच्छे से कर देता है, तो वो ज़्यादा खर्चा ना करके भारत से अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करा लेते हैं। चलिए फटाफट सेशन को शेयर करिएगा। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। कस्तूरी रंगन, विक्रम साराभाई, होमी के भाभा या सीवी रमन, बताइए जल्दी से आंसर करो भाई, फटाफट आंसर करिएगा और सेशन को शेयर कर दिएगा सभी मित्रों के पास। भाई कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहिएगा तभी तो आनंद आएगा। जल्दी से। ठीक है, देख लीजिएगा। चले भाई, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर आने चालू हो गए हैं। राजकुमार राज जी 29 का सी आंसर, रोहिदास कनौजी सी आंसर, अजय राज गौतम जी का सी आंसर, बीरू द्विवेदी सी आंसर, सीमा गौतम बी सी बी डी, अच्छा आभा नहीं भाभा। देखो भाई, अगर मैं बात करूं तो आंसर होगा बी आंसर सही आंसर क्या होगा, बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। विक्रम साराभाई इसके पहले थे। वर्तमान में कौन है भाई, वर्तमान के चेयरमैन कौन है, वर्तमान के चेयरमैन कौन है, वर्तमान में है के सिवान। कौन है, के सिवान वर्तमान में इसरो के। चलिए देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। अगस्त 15 1969 को, यानी 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुई थी। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है, बेंगलुरु में पड़ता है, बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है, बेंगलुरु कर्नाटक में पड़ता है। और सन 1963 में, यानी चीन के साथ युद्ध होने के एक साल बाद 1963 में इसरो के 10 चेयरमैन नियुक्त किए जा चुके हैं। इसरो के 10 चेयरमैन नियुक्त किए जा चुके हैं। और इसरो के मौजूदा चेयरमैन की बात करें तो कौन है, के सिवान है। जनवरी 2018 में पद ग्रहण किया था इन्होंने। और इसरो के पहले चेयरमैन कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ही उस टाइम के सिवान बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था। पोखरण में
देखिए पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था और ये पोखरण में किस वर्ष किया गया था, ये आपसे पूछा है। किस वर्ष किया गया था, बताओ भाई, किस वर्ष किया गया था? आंसर करेगा। परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था 1972, 1973, 1974 या 1975? जल्दी से आंसर करें। बेंगलुरु के कर्नाटक। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शोभा वर्मा जी, इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली देखिए हम आपसे कोई फीस नहीं लेते हैं, देयर इज नो कॉस्ट ऑफ दिस वीडियोस और ऑफ दिस सेशन, बट ओनली दिस कॉस्ट लाइक शेयर एंड कमेंट। आप लोग लाइक करेगा, अच्छा लगे तो कमेंट में करके बताइएगा कैसा लगा। हमें सजेशन भी आप दे सकते हो। पोखरण में सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया गया 1974 में, पोखरण राजस्थान में पड़ता है। क्या बात है राजकुमार जी, बहुत बढ़िया। पोखरण कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और सन 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? परमाणु परीक्षण किया गया था। अच्छा, परमाणु परीक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए यूं तो परमाणु परीक्षण को परमाणु बनाने की जो प्रक्रिया थी वो 1944 से चालू हो गई थी। कब से दोस्तों? 1944 से चालू हो गई थी, लेकिन 1947 में देश आज़ाद होने के बाद 1947 में देश आज़ाद होने के बाद देश के जितने भी शासक बने उन्होंने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा। लेकिन जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें भारत को कह सकते हैं कि हमें हार का मुंह देखना पड़ा, जिस कारणवश हमें अपने आप को मजबूत दिखाना था और देश में शांति करते हुए हमने अशांति का सौदा तैयार कर लिया। और अशांति का सौदा क्या था? परमाणु बम। हालांकि दुनिया को उस टाइम पे बताया गया था कि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, दुनिया को उस टाइम पे बताया जा रहा था कि हम परमाणु बम इसलिए नहीं बना रहे कि हम किसी पर हमला करेंगे, बल्कि परमाणु बम इसलिए बनाया जा रहा है जिससे कि हम देश की इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा सके, यानी परमाणु बम के माध्यम से देश की इलेक्ट्रिसिटी को बेहतर बनाया जा सके। बहुत बढ़िया। देखो भाई, भारत में परमाणु आयोग ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, क्या करा भैया? स्माइलिंग बुद्धा पोखरण 18 मई 1974 को किया था। यह परीक्षण इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हुआ था। दूसरे परमाणु परीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा परमाणु परीक्षण 1998, ठीक है। वाजपेयी ने 20 मई को बुद्ध स्थल पहुंचे। वो स्थल कौन सा था? बुद्ध स्थल, जहां से इसको छोड़ा गया था। बुद्ध स्थल पहुंचे और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने क्या कहा? एक नया नारा दिया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देने वाले कौन थे? आपके अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे भैया? अटल बिहारी वाजपेयी, जो एनडीए की सरकार की तरफ से इनको नियुक्त किया गया था। और एक बहुत अच्छे कवि भी थे और ये इकलौते ऐसे बीजेपी के नेता रहे हैं मेरी जानकारी के अनुसार जिन्होंने राजनीति से संन्यास लिया है। अशोक राजपूत, भावी शिक्षक, बिल्कुल सही कहा। दूसरा 1998, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये वो पिक्चर आपको दिखा रहा हूं 1974 की, जब इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री ने, ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। देखिए, परमाणु बम का परीक्षण करना किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा जोखिम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति और गुडविल बनाए रखने के लिए ये बहुत बड़ा जोखिम है। लेकिन इस जोखिम को लेते हुए इंदिरा गांधी बहुत ही सशक्त मिजाज की महिला थी और उन्होंने देश को मजबूत बनाने के लिए 1974 में देश को पहला परमाणु बम सौंपा, पहला परमाणु बम दिया। बड़े आगे देखिएगा, ये वो पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तभी की पिक्चर्स हैं सारी की सारी। जब परमाणु बम परीक्षण करा था, देखो ये स्थिति रही थी, ये कंडीशन रही थी उस टाइम की। आंसर करो भाई। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? 1998 में, देखिए 1998 में जो भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण था, 1998 में भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था, उसका कोड वर्ड क्या था ये आपको बताना है। कोड वर्ड क्या था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति या ऑपरेशन काबूम? जल्दी से आंसर करिएगा भाई।
जी गुड मॉर्निंग मधु कुमारी जी, काफ़ी लंबे अरसे बाद आप हमारी लाइव क्लास में आई हैं, तो स्वागत है आपका अपने चैनल नित्य क्लासेस में। फटाफट आंसर करते रहिएगा जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? सबसे पहली बात तो ये कि जब 1998 में ये परीक्षण किया गया था तो सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए की सरकार थी। एनडीए जो वर्तमान में किसका एक पार्टी है, बीजेपी, और बीजेपी के वर्तमान जो प्रधानमंत्री है कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। बड़े आगे देखिए, पोखरण परमाणु परीक्षण के मिशन का नाम ऑपरेशन शक्ति था। इस मिशन में अहम भूमिका निभाने वालों में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस, उस समय रक्षा मंत्री कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस हुआ करते थे। और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम और जॉर्ज फर्नांडिस वह उस समय रक्षा मंत्रालय में सलाहकार वैज्ञानिक के पद पर थे। कौन? पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। रार का मीन्स नहीं समझा भी मैं, एक बार बताइएगा वीर द्विवेदी जी। देखो भाई, पोखरण में जब 2 मई 1998 को, पोखरण में जब 2 मई 1998 को पोखरण परीक्षण में रेंज किया गए 5 परमाणु बम परीक्षणों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। और यह दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था जब पोखरण वाला। तो आप देख सकते हो ये है उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। कौन भैया? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिनको आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, मुस्कुराते बुद्ध, स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम था? बताओ। स्माइलिंग बुद्धा जो कोड था वो किसके लिए कोड था, ये आपको बताना है। मुस्कुराते हुए बुद्ध 2013 में उत्तराखंड में बादल फटने के बाद राहत व बचाव के अभियान, या 2015 में नेपाल में भूकंप के बाद राहत और बचाव अभियान का था, या राहत भारत द्वारा 1998 में किए गए पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण, या भारत द्वारा 1974 में किए गए पोखरण प्रथम परमाणु परीक्षण? बताओ भाई जल्दी जल्दी से आंसर करो। हाँ देखिए, अच्छा आप अटल जी की पंक्तियां बता रहे हैं, तो इसमें रार शब्द का मतलब नहीं समझा ना मैं। हाँ, हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। 32 का डी आंसर, 32 का डी आप दे रहे हैं। 32 का डी अंतिमा यादव जी, अंतिमा गुप्ता जी, पूनम गौतम जी, वीरू द्विवेदी जी, शिवा राजपूत जी, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं जी। प्रणाम सर, प्रणाम, स्वागत है आपका, वेलकम है आपका अपनी ऑफलाइन क्लास। चलिए, भारत द्वारा 1974 में भारत द्वारा जो प्रथम, ये था प्रथम परमाणु परीक्षण, प्रथम परमाणु परीक्षण था। और आपके मन में ये उठ रहा होगा प्रश्न कि सर भारत में तो हिंदू हिंदू होता रहता है, तो फिर बौद्ध धर्म के नाम पे इसका नाम क्यों रखा गया? देखिए, जिस दिन इसका परीक्षण हो रहा था, जिस दिन इसका परीक्षण हो रहा था उस दिन भी बुद्ध पूर्णिमा थी। उस दिन क्या दिन था? बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। और दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर अगर इंडिया को जाना जाता है तो वो लाइट ऑफ एशिया यानी बुद्ध के नाम से, महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है, गौतम बुद्ध के नाम से भारत को जाना जाता है। तो शायद इसी कारण इसको परमाणु बम को, इसका जो टैगलाइन दी गई, इसका जो उस समय स्माइलिंग बुद्धा जो कोड दिया गया उस समय का दिया गया, स्माइलिंग बुद्धा मतलब मुस्कुराते हुए बुद्ध। और बहुत ही सफल अच्छा परीक्षण किया भारत ने और दुनिया को चौंका दिया था कि भारत भी परमाणु जैसे चीज़ों से संपन्न हो चुका है। हल्के में ना ले कोई। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? यानी वह व्यक्ति जिन्होंने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया भारत में रहते हुए। बताओ जल्दी आंसर क्या होगा?
अच्छा अच्छा, ये राड है, मतलब अच्छा राड की बात कर रहे हो। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत ही अच्छी छवि के व्यक्ति, मैं अगर कहूँ बीजेपी में अगर मैं कोई एक अच्छा नेता मानूं तो उनको मैं कह सकता हूं, क्योंकि इन्होंने एक बात कही थी कि अगर विपक्ष को खत्म करके, विरोधियों की बात को ना सुन के और विपक्ष को खत्म करके मुझे जीत मिले तो मैं ऐसी जीत को चिमटे से भी हाथ में ना लूं। बात समझ पा रहे हो? उन्होंने कहा था अगर विपक्ष को खत्म करके मुझे जीत मिले तो मैं ऐसी जीत को चिमटे से भी हाथ में ना लूं। लेकिन वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष और वर्तमान सत्ताधारी पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी, और वर्तमान में अगर बीजेपी पार्टी की बात करूं तो उन्होंने तो बिल्कुल ही विपक्षियों को धराशाही कर दिया है। बहुत बढ़िया, 30 का ये टैगोर जी, टैगोर बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। इंटरनेट बहुत बार टूट रहा है, इसका क्या करा जाए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आंसर आएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इनको रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से पुकारा जाता है, रविंद्रनाथ ठाकुर। देखिए आपने एक गान आप गाते होगे, जन गण मन अधिनायक जय है, तो भारत का राष्ट्रीय गान के लेखक, और ये तो भारत प्लस बांग्लादेश, हमार सोनाल बांग्ला, हाँ जी हमार सोनाल बांग्ला और भारत का राष्ट्रीय गान, दोनों का ही राष्ट्रीय गान किसने लिखा भाई? रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने या रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो आपने कहा सर ऐसे कैसे हो गया, दूसरे देश वाले हमसे क्यों लिखवाएंगे? अरे पहले वो हमारा पूर्वी बंगाल हुआ करता था, जो बांग्लादेश था ना, पहले 2 बंगाल हुआ करते थे, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। अब आपने कभी ये दिमाग पर जोर देकर अगर सोचा हो तो आपको पता चलेगा कि यार भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है ये तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। जब ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है तो फिर क्यों इसको हम पश्चिम बंगाल कहते हैं? दोस्तों पश्चिम बंगाल इसको इसलिए कहा जाता है चूंकि पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश के नाम से अलग देश घोषित कर दिया गया, लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र था पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा रह गया। और पश्चिम बंगाल की वर्तमान धुरंधर लेडीज और मालकिन कह सकते हो, वहाँ की नेत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने बीजेपी जैसी पार्टी को मात देकर एक बार फिर सरकार बना ली है। जी स्वागत है आप सभी लोगों का, वेलकम है आपका अपने चैनल नित्या क्लासेस में। चलिए बढ़े आगे। देखो भाई, रविंद्रनाथ ठाकुर 1861 और 1943, ये आपका इनके जीवन काल। रविंद्रनाथ ठाकुर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे, और गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनको क्या कहा जाता था? गुरुदेव कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? गुरुदेव के नाम से पुकारा जाता था। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1913 सन याद आ रहा कुछ? 1913 में कुछ और भी हुआ था क्या? भारत में पहली मूवी बनी थी, भारत में पहली मूवी बनी थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र मूवी बनी थी 1913 में। और जो इसमें राजा हरिश्चंद्र का रोल निभा रहे थे वो थे बालचंद्र बसु। कौन थे? बालचंद्र बसु। और भैया इसके निर्देशक जो थे वो कौन थे? दादा साहब फाल्के। कौन थे? दादा साहब फाल्के। इसीलिए फिल्मी दुनिया में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, फिल्मी दुनिया में उत्कृष्ट कार्य के लिए। और राजा हरिश्चंद्र के बाद ये थी एक मूक मूवी थी, एक मूक मूवी थी, मतलब इनमें आवाज़ नहीं आती थी, साइलेंट मूवी थी। इसके बाद बोलती हुई मूवी बनी थी आलम आरा। कौन सी मूवी बनी थी भैया? आलम आरा। आलम आरा में 33 गाने हुआ करते थे भैया। कितने गाने थे? 33 गाने थे। इनमें से गाना था दे दे खुदा के नाम पे, दे दे खुदा के नाम पे, गर ताकत है तुझे देने की, दे दे खुदा के नाम पे गर ताकत है तुझे देने की। ये गाना था ये गाना था आपका 1913 के बाद बोलती मूवी आती है 1933 में, आलम आरा। ये थे वो रविंद्रनाथ टैगोर जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। इन्होंने भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिख डाला, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति।
इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए भाई। रश्मि शर्मा, मध्य प्रदेश विरासत। रूपाली रेपाले, आरती शाह या शिखा टंडन, कौन सी वो महिला थी जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश चैनल को मतलब तैरकर पार किया? जल्दी बताओ और सेशन को शेयर करो जल्दी से, संख्या बल ज़्यादा होना चाहिए। जल्दी। हाँ जी, आलम आरा थी। हाँ, बोलती मूवी। इसका आंसर करो फटाफट जल्दी। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का इस बीच में जिक्र नहीं आया तो मैं क्या बता सकता हूँ। बिल्कुल, अकेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सी आंसर के साथ। शोभा वर्मा जी सी आंसर, प्रियांशी जी कोई बात नहीं प्रियांशी जी। चलिए, राइट आंसर सी है आरती शाह। आरती शाह वह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। जिन्होंने क्या करा? इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। आरती शाह भारत तथा एशिया की पहली महिला इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रसिद्ध तैराक थी। उनका पूरा नाम आरती शाह गुप्ता है। क्या भैया? आरती शाह गुप्ता। आरती ने भारतीय पुरुष तैराक मिहिर सेन से प्रेरित होकर उन्होंने इंग्लिश चैनल पार करने का प्रयास किया एवं 29 सितंबर 1959 को वे एशिया से ऐसा करने वाली प्रथम महिला तैराक बन गई। मतलब ना केवल भारत की बनी बल्कि एशिया में प्रथम स्थान पर रही। उन्होंने 42 मील की दूरी 16 घंटे 20 मिनट में तय की। 42 मील की दूरी दोस्तों इन्होंने 16 घंटे 20 मिनट में तय की। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार कर किया इन्होंने। आरती शाह को 1960 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बनी। मतलब पहली भारतीय खिलाड़ी, पद्मश्री पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला। और दोस्तों, और आने वाले समय में सभी महिलाओं को और ज़्यादा मनोबल देने वाली, सशक्त बनाने वाली यह महिला को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। आई सैल्यूट सच अ गर्ल। उन्होंने आने वाली सभी लड़कियों से कह दिया कि तुम्हें डरना नहीं है, जब मैं ऐसा कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकती हो। फटाफट आंसर करेगा, देखिएगा। ये है वो चेहरा, वो नूर, वो शख्सियत, वो शेरनी जिसने उस जल को, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। साल 1959 में 29 सितंबर को आरती शाह इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी थी। हिंदुस्तानी जलपरी के नाम से इसको जाना जाता है। क्या कहा जाता है इनको? हिंदुस्तानी जलपरी के नाम से इनको जाना जाता है। और फ्रांस में कैप ग्रिस, नेज और इंग्लैंड के सेंट गेट के बीच 69 किलोमीटर का फासला तय करने में 16 घंटे 20 मिनट लगे। 69 किलोमीटर का फासला। 4 साल की उम्र से तैराकी शुरू की और 19 वर्ष की उम्र में इंग्लिश चैनल पार करने का कमाल कर दिखाया इस एक लड़की ने। 1945 से 1951 के बीच स्टेट लेवल के 22 इनाम जीत चुकी थी। देखिए, ऐसी लड़कियों को देखकर, बचेंद्री पाल को देखकर, अरुणिमा सिन्हा को देखकर, इनको देखकर, जलपरी को, मतलब ऐसा लगता है कि लोग जो कहते हैं ना कि सर हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते, सर हम लड़की हैं इसलिए नहीं कर पाते। अरे नहीं, हमारी छोरी छोरों से कम है के? आपने सुना होगा, बिल्कुल भी कम नहीं है। दंगल मूवी आपने देखी होगी। वो बात अलग है कि वो छोरियां कुछ समय के लिए पिताजी से परेशान हो जाती हैं और गाना गाती हैं, वो बापू से हट के लिए तू तो हानिकारक है। और ना केवल उन लड़कियों की बात है। देखिए, जब पिता पीट कर, जैसे कुम्हार मिट्टी को पीट कर उसको आकार दे देता है ना, उसको मटका बनाता है, सुराई बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, कुल्लो बनाता है, ऐसी माँ बाप भी पीट कर, छेद कर बालकों को कर देते हैं बिल्कुल सीधा, बच्चे बनेंगे बढ़िया। लेकिन उस समय जब माँ बाप पीटते हैं ना तो कई बच्चे तो नाराजगी में पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं।
और फिर कहते हैं इतने नालायक माँ बाप मिले। अरे नालायक माँ बाप नहीं, नालायक तुम कर रहे हो। हेलो, आ जाओ, क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है भाई, जल्दी से आंसर करिएगा। बहुत खूब। अरुणा शर्मा, अरे अरुणा शर्मा, अरुणिमा सिन्हा, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है आपके नाम में। चलिए, रॉबर्ट एडलर, जॉर्ज ईस्टमैन, जेपी नाइट या गैरेट मॉर्गन, सन 1923 में 3 स्थिति यानी 3 पोजीशन ट्रैफिक सिग्नल को किसने पेटेंट कराया? मतलब आप जब रोड से गुजरते हैं, क्या कभी रोड पे खड़े होकर, जब कार में आप बैठे होते हैं, मोटरसाइकिल पर आप बैठे होते हैं, कभी आपने सोचा यार ये रेड लाइट सिग्नल या ग्रीन लाइट येलो लाइट का ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? आज मैं बताऊंगा आपको किसने दिया था। दोस्तों वह नाम आपके सामने आता है। ये क्या कह रहे हैं सर? एक दिन विधि भी यही गाना गा रही थी सर्दी में नहाने के लिए बोल दिया था सर ने। अच्छा, हाँ बिल्कुल प्रियांशी जी, बिल्कुल कह रही होंगी। अक्सर बच्चे को वो बातें बुरी लगती हैं जो माँ बाप उनको उन कठिन रास्तों पर चलाकर सफलता की सीढ़ी तक पहुँचाने का काम करते हैं। लेकिन हर एक कठिन रास्ता थोड़ा बहुत तो दुख तो देगा बच्चों को, लेकिन बच्चे चंचल है, क्या करें। देखिए नाम आता है गैरेट मॉर्गन। गैरेट मॉर्गन है जो देखने में लगते थे चार्ली की तरह लगते थे। जैसे चार्ली थे ना, जैपिन चार्ली जो कॉमेडियन थे, उनकी तरह देखने में लगते हैं। अभी आपको फोटो दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा, देखते लगेगा कि हाँ, अब जब कभी आप रोड पे जाओगे ना, तो रोड पे जाने पे आपको पता लगेगा कि हाँ भाई सर ने मजे की बात बताई। देखिए 20 नवंबर 1923 को यूएस पेटेंट, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ऑफिस ने अपने 3 स्थिति ट्रैफिक सिग्नल के लिए 46 वर्षीय आविष्कारक और न्यूज़पेपरमैन गैरेट मॉर्गन को अनुदान दिया। इसको अनुदान दिया कौन? न्यूज़पेपरमैन। देखो न्यूज़पेपर बांटता था, ठीक है। मॉर्गन के डिजाइन में 3 स्थितियों के साथ एक टी आकार की पोल इकाई का उपयोग किया गया था। स्टॉप और गो के अलावा सिस्टम ने पहले सभी दिशा में ट्रैफिक को रोक दिया और ड्राइवर को चौराहे के माध्यम से रुकने आगे जाने का समय दे दिया। मतलब क्या रहा था, सब लोग पब्लिक इधर उधर क्रॉस करती जा रही थी, वह व्यक्ति खड़ा रहता था, लेकिन अब वहां कोई व्यक्ति खड़ा नहीं होता। रेड लाइट जलेगी तो आदमी रुकेगा, ग्रीन जलेगी तो चलेगा, येलो जलेगी तो तैयार हो जाएगा। ऐसा कुछ जैसे ऑड इवन का फॉर्मूला केजरीवाल सरकार के माध्यम से जारी किया गया भारत के अंदर, ठीक वैसे ही अमेरिका में यूएस पेटेंट में इस 3 ट्रैफिक लाइट को दिया गया। और देखो कैसे थे, देखिएगा ये फोटो देखिएगा, ऐसी लाइट लगाई गई थी, इसमें 3 लाइटें थी, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। अब इसमें कहीं कहीं पर क्या लिखा होता था, देखिए एक तरफ गो और एक तरफ स्टॉप, एक तरफ गो और एक तरफ स्टॉप, यानी जिधर का देखो इसके हाथ में एक हुक है, जिधर को ये मोड़ देगा मतलब जिसको रोकना है उसको उधर की तरफ को स्टॉप कर देगा, और जिधर को चलाना है उस तरफ गो कर देगा। बात समझ में आ रही है? स्टॉप और गो थोड़ा सुधार हुआ तो कुछ ऐसा माहौल आपको देखने को मिला, ये स्टॉप, फिर इसमें लाइट भी, मतलब धीरे धीरे चीज़ें आज हमारे भारत में भी ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं। वेरी नाइस सेशन सर जी, थैंक यू सो मच मधु कुमारी जी, आपको सेशन अच्छा लग रहा है, मुझे आपके कमेंट अच्छे लग रहे हैं, ऐसे करते रहिएगा। मुझे भी आपको ऐसे मानो जैसे कोरोना के पेशेंट को ऑक्सीजन मिल गई हो। आपके एक लाइक और अच्छे कमेंट से टीचर को ऐसे मानो जैसे कोरोना के पेशेंट को ऑक्सीजन मिल गई हो। अब देखते हैं कितने बच्चे हमें ऑक्सीजन देते हैं। बड़े आगे देखिए, निम्न में से कौन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है? पेन ड्राइव, अरे चलिए देखो, अच्छा चलो कोई बात नहीं, चले देखो यूनेस्को वैश्विक, उसके बाद में पूछेंगे इस क्वेश्चन को। यूनेस्को वैश्विक, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, जैसे कल था ना होमवर्क, इसका मन कर रहा था आगे जाने के लिए। आपको कहाँ लिखना है इसमें? कमेंट बॉक्स में। आपको क्या करना है, यूनेस्को की पूरी विश्व की सूची, यूनेस्को की सूची में भारत के जितने भी शहर हैं उन सभी को रखना है, कितने भी अभ्यारण्य सभी को रखना है। इसका आंसर करें। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो को कहां पर स्थित है? जो खजुराहो मंदिर है वो कहां पर स्थित है? चलिए ज्योति देवी जी सुपर क्लास,
अगर आप इन कमेंट को ऑफलाइन मोड पे जाके करोगे तो मैं उनका जवाब दे पाऊंगा, आप लोगों को जवाब का आंसर मतलब अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। सुपर सर, थैंक यू सो मच प्रियांशी जी। यूनेस्को को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां पर स्थित है? अभी यूनेस्को की बात करी मैंने। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से फटाफट आंसर करेगा। बहुत बढ़िया, पूनम गौतम जी ने आंसर भेजा है एमपी, और एमपी के साथ भेजे हैं दिल। दिमाग अपने पास रख लिया, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूं। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां पर स्थित है? खजुराहो है आपका मध्य प्रदेश। खजुराहो कहां पर है भैया? मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो का मंदिर। और खजुराहो का मंदिर, कुछ वहां की जो स्टैचू हैं वो कुछ जो न्यूड स्टैचू हैं, सेक्सुअल उसमें वहां पर चीजें दिखाई गई हैं जिनको पूरे विश्व में देखा गया है, और वो विरासत स्थल में है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है भाई? छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो को प्राचीन काल में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से भी जाना जाता था। खजुराहो को पहले प्राचीन समय में खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से जाना जाता था। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर स्थित है। देखिए, हिंदू और जैन मंदिर दोनों ही यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, और ये विश्व धरोहर स्थल है खजुराहो का मंदिर। ये है वो खजुराहो का मंदिर। जब आप इसको करीब से देखेंगे तो बहुत सारी नंबर ऑफ स्टैचूज सिचुएटेड ऑन दैट टेम्पल। इस टेम्पल पर बहुत सारी मतलब मूर्तियां हैं जो उस पर लगाई गई हैं। भाई सेशन को शेयर भी करेगा। ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था, बताइए। किरण कुमार, जी माधव नायर, के राधाकृष्णन, के कस्तूरी रंगन। बताओ भाई। थैंक यू सो मच मधु कुमारी जी। ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था किरण कुमार, जी माधव नायर, के राधाकृष्णन, के कस्तूरी रंगन। बताओ जल्दी क्या होगा राइट आंसर भाई? भाई आंसर जरूर करिएगा। जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं आंसर जरूर करें, जल्दी से आंसर करें सभी लोग, बहुत तेजी के साथ। किरण कुमार, जी माधवन नायर, के राधाकृष्णन या के कस्तूरी रंगन ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे उल्लेखनीय व्यक्तित्व था। मंगल के बारे में बात की जा रही है। मंगल भवन मंगल हारी रबु सुदशरथ अजर बिहारी। तो ये मंगल की बात चल रही है, तो मंगल से जुड़े हुए शब्दों को खजुराहो। चलिए ठीक है, ओके। शिवा राजपूत जी कह रहे हैं 38 का सी आंसर होगा। पूनम गौतम जी कह रहे हैं डी आंसर होगा इसका। सकेंद्र कुमार जी कह रहे हैं 38 नो मालूम। अच्छा नो मालूम, क्या बात है यार। भारत के अंदर इतनी मजबूत और मजे की अंग्रेजी बोली जाती है कि दिल गदगद हो जाता। ऐसा लगता है एक बच्चे से बोला गया कि बताओ भाई, बिल्ली भागकर पेड़ पर चढ़ गई, मतलब बिटोड़े पर चढ़ गई, इसकी इंग्लिश बनाओ। तो बच्चे ने पता क्या बनाई? डाकैट भाग के चढ़ गई ऑन द बिटोड़ा। सेंटेंस देखिएगा क्या बनाया उस बच्चे ने, डाकैट भाग के चढ़ गई ऑन द बिटोड़ा। मतलब डाकैट उसको पता था, इंग्लिश में लिख दिया। भाग के चढ़ गई का पता नहीं था, हिंदी में लिख दिया। और ऑन द का पता था, बिटोड़े को बिटोड़ा ही पता था उसको, उसने लिख दिया डाकैट भाग के चढ़ गई ऑन द बिटोड़ा। तो भारत में न केवल अंग्रेजी को बोला जाता है, बल्कि उन अंग्रेजों की अंग्रेजी को जिन्होंने 350 साल तक भारत में राज किया, न केवल राज किया बल्कि उत्पीड़न किया, उन देश के लोगों की अंग्रेजी को हम लोग खदेड़ने का काम करते हैं। ऐसे हमारे भारतवासी, और उनमें से एक है कौन? नो मालूम, इसका सकेंद्र कुमार वाले नो मालूम। चलिए, नाइस वॉइस सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको आवाज़ अच्छी लगी। चलिए, इसमें राइट आंसर होगा किरण कुमार। क्या आंसर होगा? किरण कुमार इज द राइट आंसर। डी नहीं है। देखिए ये है वो सोलर एरी, आपको देख सकते हो यहाँ पर
जो आपके यहाँ पर लॉन्च किया गया। अच्छा, बिल्कुल ही ब्लैंक आ गया, पढ़ो आगे। कभी कभी हो जाता है, मिसप्रिंट हो जाती हैं चीज़ें। देखो भाई, न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम, न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम किनकी एक संयुक्त पहल थी? किनकी एक संयुक्त पहल थी, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करिएगा। अमेरिका और पाकिस्तान, भारत और ब्रिटेन, भारत और अमेरिका। गुरुजी मुझे भी 5 मिनट लेट मिली है, तो देख लो ना तुम। हाँ चलो ठीक है, देख लो भाई बच्चों। अपना आपके सचिन कुमार निगम जी मतलब ऐसे चढ़ाई कर दी जैसे पाकिस्तान ने चढ़ाई करी थी ना 1965 में, लेकिन पता नहीं इनको पाकिस्तान का हाल क्या हुआ था उस टाइम पे। चलो चलो भाई, अमेरिका और पाकिस्तान, भारत और ब्रिटेन, भारत और अमेरिका और ब्रिटेन। जल्दी बताओ भाई। अशोक राजपूत, भावी शिक्षक सी आंसर, ज्योति देवी जी आंसर, मधु कुमार जी आंसर, शिवा राजपूत जी हंस रहे हैं। चले कोई बात नहीं, हंसते रहो और आगे बढ़ते रहो। आंसर होगा न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम आपका भारत और ब्रिटेन के संबंध में है। किसके संबंध में है? भारत और ब्रिटेन के संबंध में। देखिए, भारत और ब्रिटेन ने द्विपक्षीय अनुसंधान मतलब 2 पक्षों का अनुसंधान का निर्माण करा। एक नवाचार रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए न्यूटन भाभा कोष की घोषणा कर डाली। 12 नवंबर 2014 आता है, यानी वो साल आती है जब भारत में एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, और कांग्रेस पार्टी की सरकार को धराशायी करते हुए मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार ने उत्तर भारत में अपनी जीत को हासिल करते हुए अपनी सत्ता हासिल की। और 12 नवंबर 2014 को इसकी घोषणा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन और मिनिस्टर फॉर यूनिवर्सिटी साइंस एंड सिटीज ऑफ यूके ग्रेग क्लार्क एमपी ने चौथे ब्रिटेन और भारत विज्ञान एवं नवाचार परिषद SIC की बैठक के दौरान की। ठीक है भाई, बड़े आगे चले बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? बताओ भाई, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर है, ये आपको बताना है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? आंसर करेगा जल्दी, जल्दी से आंसर करो भाई जल्दी। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? चंडीगढ़, मैसूर, श्रीनगर या दार्जिलिंग? देखो एक बात आपको बताएं, जो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है ना, एक झील है डल झील, उसके किनारे पर है। डल झील के क्या है? किनारे पर है। तो आपकी कहाँ पड़ेगी? आपकी श्रीनगर पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी भैया? श्रीनगर पड़ेगी। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर में स्थित कई प्रसिद्ध बागों में से एक है। मतलब बहुत अच्छे फुलवाड़ी वहाँ आपको देखने को मिलेगी, मन गदगद हो जाएगा। पहले उस उद्यान को सिराज बाग के नाम से पुकारा जाता था। इस बाग को किस नाम से पुकारा जाता था? सिराज बाग के नाम से पुकारा जाता था। यह उद्यान कुल 90 एकड़ के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। फूलों के मौसम में इस बगीचे में कम से कम 13 लाख ट्यूलिप यानी बल्ब एक बार में खिलते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाख हजारों में। चलिए आंसर करेगा। देखिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है और डल झील के किनारे जबरवान पहाड़ियों की चोटियों पर स्थित यह उद्यान बेहद आकर्षक है और लुभावना है। प्रत्येक वर्ष 7 दिन तक यहाँ ट्यूलिप समारोह चलता है, जिससे 70 किस्मों से भी अधिक ट्यूलिप देखने को मिलते हैं और यह उद्यान श्रीनगर में स्थित है। मैं देखिए, क्लास तो अभी बहुत लंबी लेने का मेरा मन था, लेकिन अब सचिन कुमार निगम जी बराबर मेरे साथ ज्यादती बरत रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 3 मिनट मुझे और दे दो, मात्र 3 मिनट में मेरे क्वेश्चन। चलिए भाई, चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लाइव सेशन। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा और आगे काम नहीं करूंगा। अगले सेशन में मिलेंगे ऐसे ही दमदार बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, मुझे यानी अतुल कुमार मसौतिया को दे दीजिएगा इजाजत। अगले सेशन में मिलेंगे आज ही दोपहर के 2 बजे बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें आपका चल रहा है इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको उसमें क्या करा रहा हूँ? इंग्लिश ग्रामर में मैं आपको करा रहा हूँ उसमें आपकी वर्ब, और बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।